is written by Alphonse Daudet, who was a French novelist and a short story writer. The chapter was written when there was a war between France and Prussia, in which the Prussia defeated France, whose leader was Bismarck. The French districts Alsace and Lorraine were passed into the Prussian hands. Now let's see the chapter that what had its impact on the school life. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. Narrator is saying that he was very late for the school that morning. मीन्स एक दिन वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उन्हें स्कोल्डिंग का डर था बिकॉज हिज टीचर एम हैमिल हैड सेड दैट द डे ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रन ऑन पार्टिसिपल्स. वो उनसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और ऑथर को उसके रिगार्डिंग एक भी वर्ड नहीं पता था, मीन्स उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक बार के लिए उन्होंने सोचा, नरेटर ने, कि क्यों ना स्कूल से भागकर रन किया जाए, मीन्स स्कूल से भाग लिया जाए. तो थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. ही वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. द बर्ड्स वर केपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was a very bright day. The birds were also creeping in the edge of the woods, means birds were creeping in the forest. And in the open field, the soldiers were drilling. Drilling means marching. In the open field, the Prussian soldiers were marching. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. नरेटर कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ, मीन्स इट वॉज सो मच टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट किसी ना किसी तरह उन्होंने अपने आप को रेजिस्ट किया, मीन्स अपने आप को मनाया और स्कूल के लिए हरी अप कर दिया, स्कूल के लिए गए. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. नरेटर कहते हैं कि जब वो टाउन हॉल के पास से पास कर रहे थे तो वहाँ पे उसके फ्रंट में बुलेटिन बोर्ड था. For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft of the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? नरेटर कहते हैं कि पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड पर उनकी सारी न्यूज़ आती थी, जैसे उनके लॉस्ट बैटल्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, और बिना रुके नरेटर ने इस बार सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है, मीन्स व्हाट विल बी द मैटर नाउ. आज क्या बात हुई जो बुलेटिन बोर्ड के बाद बहुत सारे क्राउड है, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Buff. You will get to your school in plenty of time." जब नरेटर अपने स्कूल जा रहा था, मीन्स बहुत जल्दी कर रहा था, तब वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड के पास जो क्राउड खड़ा था, जो ब्लैकस्मिथ थे, वॉचर्स थे और जितने भी लोग क्राउड थे वहाँ पे, वो नरेटर को बुलाते हैं. वो कहते हैं, डोंट गो सो फास्ट बव. इतनी जल्दी क्या है, आप अपने स्कूल बहुत आराम से पहुँच जाओगे. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल पहुँचने के लिए. तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. वो सोचता है नरेटर कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो पहले स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुके थे. एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और वो एम हैमल का स्कूल, लिटिल गार्डन मीन स्कूल, एम हैमल जहाँ पर टीचर थे, वो वहाँ पर ऑल आउट ऑफ ब्रेथ में बहुत जल्दी से वहाँ पहुँच गया. यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and with the teacher's great ruler rapping on the table. नरेटर बताते हैं कि यूजुअली जब स्कूल बिगेन होता है, मीन्स जब यूजुअली स्कूल स्टार्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा नॉइसेज होती हैं वहाँ पर, जो कि बाहर स्ट्रीट्स तक भी सुनाई देती हैं. और किस किस टाइप की नॉइसेज होती हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की ओपनिंग क्लोजिंग, लेसन्स रिपीटेड इन यूनाइजन, वहाँ पे टुगेदर एक साथ लेसन्स की रिपीटेशन होना, बहुत लाउड, वेरी लाउड,
with our hands over our ears to understand better. वो अपने हाथ सब कान ईयर्स पर रखकर उसको अच्छे से सुनने की कोशिश करते हैं. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपलिंग ऑन द टेबल. और टीचर स्कोल्डिंग करते समय अपना रूलर टेबल पर रैप करते हैं. तो उस सब की मीन्स डिफरेंट नॉइजेज जब स्कूल बिगिन होता है तो यूजुअल कोर्स ऑफ द स्कूल, यूजुअल क्लासेस ऑफ द स्कूल, तो उसमें जितनी भी नॉइजेज होती हैं उन सब का इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. बट आज बहुत स्टिल था, मीन्स कोई भी नॉइज नहीं थी. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. नरेटर ने सोचा था कि आज जैसे वो बहुत लेट हो गए हैं तो इतने सारे क्राउड में मीन्स इतनी ज़्यादा नॉइजेज होंगी क्लास में तो किसी को पता नहीं चलेगा और वो चुपके से जाकर क्लास में बैठ जाएंगे. पर आज इतने ज़्यादा वहाँ पे बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं थी, बिल्कुल साइलेंस था. तो नरेटर को उनके सबके सामने जाकर वहाँ बैठना पड़ा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. वो दिन इतनी ज़्यादा क्वाइट था वहाँ पे कि जैसे संडे मॉर्निंग की सुबह होती है, संडे की मॉर्निंग होती है, बिल्कुल क्वाइट. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. उन्होंने नीचे से मीन्स विंडो से ही देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स पहले से अपनी प्लेसेस पर अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं और एम हैमल जो टीचर थे उनके वो क्लास में रोम अबाउट कर रहे हैं, क्लास में घूम रहे हैं अपना रूलर लेकर अपने आर्म्स में दबाकर. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब जब सब कुछ इतना साइलेंस था, सब अपनी प्लेस पर बैठे हुए थे, तो नरेटर कहता है कि उसने डोर ओपन किया और सबके सामने जाकर बैठ गया. सबके सामने मीन्स सबको नोटिस हो गया कि नरेटर क्लास में एंटर हो गया है. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप इमेजिन कर सकते हो कि उस समय नरेटर कितने ज़्यादा सरप्राइज थे, कितने ज़्यादा ब्लश्ड और फ्राइटेंड थे. मीन्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि इतनी लेट आए हैं क्लास में और क्लास में इतनी लेट आकर सबको नोटिस भी हो गया कि आज नरेटर बहुत लेट आया है. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. बट जैसा कि नरेटर को डर था कि इतना ज़्यादा मीन्स वो फ्राइटेंड हुए थे कि लेट आने पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एम हैमल ने उन्हें देखा, नरेटर मीन्स फ्रांस को देखा और उससे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, फ्रांस अपनी प्लेस पर जाकर बैठो, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम अभी तुम्हारे बिना स्टार्ट ही करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लाइट did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. फिर वो नरेटर बताता है कि वो जल्दी से अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया, मीन्स अपनी बेंच पर गया और वहाँ जाकर डेस्क पर बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया, फ्रांस ने ये नोटिस किया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उसकी टीचर जो थी एम हैमल, जो टीचर थे वहाँ पे एम हैमल, उन्होंने एक स्पेशल क्लोथ्स पहन रखे थे जिसमें क्या क्या थे देखो. क्लोथ्स का डिस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. मीन्स ये उनकी स्पेशल ड्रेस थी. कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी और सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो इन क्लोथ्स को मीन्स स्पेशल क्लोथ्स भी या तो इंस्पेक्शन के दिन वेयर करते थे या जब स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट डेज होते थे जैसे प्राइज डेज हो गया, फंक्शंस हो गए, उसमें वो वेयर करते थे. बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. और उसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा सीरियस था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज to see on the back benches that were always empty the black village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others beside. पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो नरेटर को, जो फ्रांस को सरप्राइज करती है वो क्या थी कि ऑलवेज जो उनकी बैक बेंचेस थी वो हमेशा एम्प्टी रहती थी, पर आज उन बैक बेंचेस पर विलेज पीपल बैठे हुए हैं. विलेज पीपल में कौन कौन थे? ओल्ड हॉजर था जिसने 3 कॉर्नर हाथ पहन रखी थी, फॉर्मर मेयर थी, फॉर्मर पोस्टमास्टर थी और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड
and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. जो ओल्ड हॉजर था उसके पास एक ओल्ड प्राइमर था। जो हॉजर था वो सब कुछ हर इंसान वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। हॉजर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था जिसकी सारे एजेस थोड़े से फटे हुए थे, कॉर्नर्स मुड़े हुए थे, फटे हुए थे, और उसने अपनी नीज पर उसको ओपन करके रख रखा था विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और ग्रेट स्पेक्टिकल्स मीन्स बड़े बड़े चश्मे उन्होंने पहन रखा था और उसको वो पेजेस को पढ़ रहे थे। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is the last French lesson. I want you to be very attentive." जब फ्रांस इस सब के बारे में सोच रहा था कि मीन्स आज सब कुछ इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या हो रहा है, जब फ्रांस क्लास में एंटर कर रहा था तब टीचर ने उसको स्कूल नहीं करा, बैक बेंचेस पर विलेज पीपल बैठे हुए, तो मीन्स इतना सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतना स्ट्रेंज कैसे हो रहा है सब। तभी एम हैमिल अपनी चेयर पर गए और उन्होंने सेम उसी टोन में जिस टोन में उन्होंने फ्रांस से कहा था कि क्विकली जाकर अपनी सीट पर बैठो, मीन्स काइंडली मैनर में, उनके एम हैमिल ने कहा, "माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू." चिल्ड्रन, आज मैं तुम्हें फ्रेंच का लास्ट लेसन दूंगा, मीन्स दिस इज द लास्ट फ्रेंच क्लास टुडे. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन. अब जैसे प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट करा था तो जो स्ट्रिक्स थी फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लोरेन वो प्रशिया के हैंड्स में आ गई थी. तो वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि अब स्कूल्स में फ्रांस की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, मीन जो आपका न्यू मास्टर होगा, जर्मन मास्टर जो आपको जर्मन पढ़ाएगा, वो कल को आएगा. एंड दिस इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. आज ये लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ तुम लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो, मीन बहुत ज़्यादा क्लियरली ध्यान से सुनो. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. तो फ्रांस एकदम ये वर्ड सुनकर एकदम शॉक हो जाता है. ओ द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. फिर उसे याद आता है, ओ क्या वो यही बैड न्यूज़ होगी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर आज लगी हुई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking the bird's eggs, or going sliding on the Saar. My books that had seemed as such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. फ्रांस कहता है, एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम शॉक होकर वो कहता है, ओह क्या आज ही मेरा लास्ट लेसन है. क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. उसे तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं आता था. फ्रेंच लैंग्वेज ढंग से आती भी नहीं था, उसको कुछ पता भी नहीं था. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. आज के बाद वो कभी फ्रांस पढ़ेगा ही नहीं, कभी फ्रेंच पढ़ेगा ही नहीं. ओह फिर उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने आज तक अपने जितने भी फ्रेंच लेसन थे उसको अटेंटिवली कभी ध्यान ही नहीं दिया. वो या तो बर्ड्स के एक्स को देखता रहता था या प्लेग्राउंड में खेलने चला जाता था. वॉज गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. और उसकी जो बुक्स थी जो उसको अभी तक इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग लगती थी, मीन्स आज से पहले उसकी बुक्स बहुत ज़्यादा एक बर्डन और इरिटेटिंग लगती थी उसको. सो हैवी टू कैरी. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ एंड आई कुडंट गिव अप. वो कहता है मेरी ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स ये सब अब मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हो चुके हैं, आज के बाद मैं इनको कभी भी नहीं पढ़ पाऊँगा. And M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और फिर वो अपने टीचर के लिए कहता है कि एम हैमिल, और उसे पता था कि आज उसके एम हैमिल टीचर जा रहे हैं और उसके बाद वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगा. तो वो उसके बारे में, टीचर के बारे में जो भी कुछ सोचता था, मीन्स कि उनके रूलर के बारे में, उनकी क्रैंकी नेचर, क्रैंकी मीन्स उनके फ़नी कैरेक्टर के बारे में, मैडनेस के बारे में जो भी वो सोचता था, तो आज वो सब भूल गया. और वो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करना चाहता है और वो बहुत रिग्रेट करता है कि मैंने आज से पहले कभी अपनी क्लास अटेंड क्यों नहीं करी ढंग से. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. फिर वो कहता है, ओ इसीलिए हो सकता है कि आज उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने, मीन्स जो स्पेशल अटायर, स्पेशल ड्रेस उन्होंने पहनी थी आज,
तो इसीलिए उन्होंने ये स्पेशल ड्रेस पहनी है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और तभी उसको समझ आता है कि ओ इसीलिए आज विलेज के पीपल क्लास में बैक बेंचेस पर आकर बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वो इसलिए भी अपने आप को रिग्रेट फील करते हैं कि उन्होंने भी कभी स्कूल में ढंग से क्लासेस अटेंड नहीं करी, अपने लेक्चर्स को ढंग से अटेंड नहीं करे। इट वॉज द वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और वो सब टीचर को रिस्पेक्ट करने के लिए आए। मीन्स टीचर जो एम हैमिल था वहाँ पर, वो टीचर लास्ट 40 years से उनको अपनी सर्विस दे रहा था। एम हैमिल लास्ट 40 years से वहाँ पे स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ज़्यादातर वहाँ के हर स्टूडेंट को, हर सिटीजन को वहाँ पे पढ़ाया है। तो वो उन सबके ऑनर में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे वो आए हुए हैं। एंड शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और उस कंट्री के लिए वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो उनकी अब रही नहीं, वो अब प्रेशर के हाथ में चली गई। वो उनकी कंट्री की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो अब प्रेशर के हाथ में चली गई, तो उस सब के लिए वो एक रिस्पेक्ट देने आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. जब फ्रांस इस सब के बारे में सोच रहा था कि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, विलेज पीपल बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं, एम एम एल ने अपना स्पेशल अटायर वो कर रखा है, तो तभी उसको सुनाई देता है कि उसका नेम कॉल्ड, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। तब एम हैमिल ने उसका नेम लिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब फ्रांस की टर्न थी कि वो अपना पार्टिसिपल्स के रूल स्पीक करे। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। वो चाहता था कि आज वो बिना मिस्टेक के बिल्कुल क्लियरली अच्छे से सब स्पीक करेगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन माई फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। पर उसने फर्स्ट वर्ड्स में ही सब कुछ मैसअप कर दिया, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और वो वहीं पर खड़ा रहा अपनी डेस्क को होल्ड करके। माई हार्ट बीटिंग, बहुत ज़्यादा नर्वस था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो ऊपर देखना नहीं चाहता था। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तभी वो सुनता है कि एम हैमिल कहते हैं, मैं आज तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, वरना तुम्हें बैड लगेगा, मीन्स तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। वो कहते हैं हमने कभी टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं देखी, टाइम की वैल्यू नहीं समझी। हमने हमेशा ये कहा कि अपने आप से कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल को लर्न करते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो आज हम कहाँ पर आके खड़े हो गए। और दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलसीएस, और एलसीएस के साथ ये बहुत बड़ा ट्रबल है। मीन्स सबके साथ यही प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। हमेशा हर सिटीजन, हर इंसान वहाँ पे अगले दिन की लर्न करने के लिए सोचता है। मीन्स उस टाइम को कोई वर्क नहीं करना चाहता। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर फ्रांस योर ओन लैंग्वेज। और आज अब वो जो तुम्हारी सिटी है, मीन्स जो दूसरी सिटी में हमारी डिस्ट्रिक्ट आ गई है दूसरी कंट्री में, तो वो उन लोगों को कहने का मौका मिल गया कि तुम फ्रांस से थे और तब भी तुम फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी ना लिख सकते ना बोल सकते। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। एमएमए कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी भी गलती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हुए कि तुम्हें पढ़ाया जाए। मीन्स उन्होंने तुम्हारे लेक्चर्स पर, तुम्हारे लेसन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो हैव टू हैव अ लिटिल मोर मनी। उन्होंने ये कहा कि मतलब ज़्यादातर फील्ड्स में वर्क करो, फार्म पे वर्क करो, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आ जाए अर्निंग के लिए। उन्होंने एजुकेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया।
एंड आई वी हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। और अगर मेरी बात रही तो मेरे को भी ब्लेम आता है इसका। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑफ लेसन्स, मैंने भी तुम्हें कई बार अपने गार्डन को, अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज दिया इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑफ लेसन्स। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मुझे कभी फ़िशिंग का मन करता था, मैं फ़िशिंग करने जाता था, तो मैंने तुम लोगों को छुट्टी दे देता था, मीन्स तुम्हारी मैं स्कूल की छुट्टी कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक बात से दूसरी बात, एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगे और कहने लगे, कहते हैं कि द फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, as it is as if they had the key to their prison. वो कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट और बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसको लर्न करना चाहिए। वी मस्ट गार्ड इट अमंग आवरसेल्व्स, हमें इसको बहुत अच्छे से लर्न करनी चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज, और कभी भूलनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी हम कभी गुलाम बनते हैं किसी के, मीन्स जब भी हमारी कंट्री को कोई गुलाम करता है, तो व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, जब तक उनको अपनी लैंग्वेज आती है वो अपनी लैंग्वेज से पीछा नहीं छोड़ते, मीन्स उनको अच्छे से अपनी लैंग्वेज पता है, तो एज इट इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, इट प्रूव टू बी अ मास्टर ऑफ योर लैंग्वेज। मीन्स अगर तुम्हें अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो तुम अपने खुद के मास्टर हो, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे पास अपनी प्रेजेंट की खुद के पास की है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर खोली और मीन्स ग्रामर की बुक खोली और एक लेसन रीड करा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, वो फ्रांस एकदम शॉक हो गया, मीन्स सरप्राइज हो गया ये देखकर कि आज उसे हर लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, वो कहता है ये तो बहुत ईजी है। आई थिंक टू that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. वो कहता है आज से पहले उसने ना कभी इतने अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी, मीन्स को लेक्चर को उसने ध्यान से सुना ही नहीं, और आज से पहले एम हैमिल ने भी बहुत इतने अच्छे से मीन्स उनको एक्सप्लेन कभी नहीं करा। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. वो कहता है कि आज एम हैमिल उनको सब कुछ सिखा देना चाहते हैं, मीन्स एम हैमिल चाहते हैं कि जो भी आज वो पढ़ा रहे हैं वो हमारे दिमाग में घुस जाए, और जितनी भी उनको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के लिए उनको जितनी भी नॉलेज है वो सब उनके दिमाग में घुसा देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। उस दिन ग्रामर के बाद उनका एक राइटिंग का लेसन हुआ जिसमें एम हैमिल सबके लिए न्यू कॉपीज़ ला रखी थी। एम हैमिल ने सबको न्यू कॉपीज़ दी जिसमें ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था कि वो पूरे स्कूल रूम में रॉड से डेस्क तक की मीन्स छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए हैं, फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और जब उनका राइटिंग का लेसन हुआ तब सब अपना अपना काम करने लगे और वहाँ बिल्कुल साइलेंस हो गया। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेपर पेन्स ओवर द पेपर। बस जिस चीज़ की साउंड आ रही थी वो क्या थी, पेन्स की साउंड आ रही थी, मीन्स पेन से जब पेपर्स पर लिख रहे थे तो सिर्फ उस चीज़ की साउंड सुनाई दे रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing the fish hooks as if that was French too. वो कहते हैं, फ्रांस कहता है कि थोड़े से बीटल्स भी अंदर आए क्लास में, पर किसी ने भी उन बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो थे मीन्स नॉट इवन द लिटिलस्ट वंस, छोटे छोटे बीटल्स पर छोटे छोटे बच्चों ने भी किसी ने बीटल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, means वो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे कि जैसे वो भी फ्रेंच हो। On the roof the pigeons cooed very low
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और रूफ पर, मेरे स्कूल की क्लासरूम की रूफ पर कुछ पिजन्स कू कर रहे थे। तो फ्रांस अपने आप से सोचता है, मीन्स अपने मन में सोचता है कि क्या ये जो न्यू कंट्री है ये इन पिजन्स को भी फ्रेंच सिखाने से रोक पाएगी, उन पिजन्स को भी जर्मन सिखाएगी, जैसे हमें अब नेक्स्ट डे से जर्मन सीखनी है। तो क्या ये पिजन्स का मीन्स एनिमल्स, क्या ये एनिमल्स को भी अब जर्मन सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, and as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब भी फ्रांस लिखते लिखते कभी ऊपर देखता है तो वो क्या देखता है कि एम हैमिल, उनका जो टीचर है, वो चेयर पर मोशनलेस बैठा हुआ है एंड गेजिंग एट फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। गेजिंग मीन्स देखना, वो पहले एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि वो अपने माइंड में छोटे से स्कूल रूम की मीन्स अपने माइंड में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हैं, एक एक चीज़। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस with his garden outside the window and his class in front of him। और हो भी क्यों ना, वो 40 ईयर्स से इस सेम प्लेस पर रह रहे हैं, उनके क्लास के बाहर उनका गार्डन है, और मीन्स उनके घर के बाहर एक गार्डन है आउटसाइड द विंडो एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। बाहर गार्डन, उनके सामने क्लास, तो उनको हर चीज़ से बहुत ज़्यादा एकदम अट्रैक्शन हो गया, बहुत लगाव हो गया है। जस्ट लाइक दैट only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। वो कहते हैं कि सब कुछ वैसे के वैसा ही था जैसे उन्होंने क्लास है, मतलब सब कुछ वैसा ही था, बस जो थोड़े बहुत चेंजेस थे वो क्या थे, डेस्क और बेंचेस थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी, वॉलनट ट्रीज जो उनके गार्डन में टॉल हो गए थे, 40 ईयर्स से बहुत ज़्यादा टॉल हो गए थे, और जो हॉप वाइन जो उन्होंने खुद से प्लांट करी थी वो अब विंडो से लेकर रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल टू अ मैन। वो कहता है कि उन्हें कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा, उनका हार्ट कैसे टूटा होगा एकदम, कि वो अब इन सबको छोड़कर जा रहे हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और क्योंकि उनकी सिस्टर सब पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री छोड़कर जाना था, उन्हें अगले दिन दूसरी जगह पे जाना था, तो उसकी सिस्टर ऊपर सब कुछ पैक कर रही थी, पैकिंग द ट्रंक्स मीन्स लगेज एंड ऑल द थिंग्स। तो इस सब से देखकर उन्हें कितना ज़्यादा दुख पहुंचा होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड द बेबीज चैंटेड द बा बेबी बू बो। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with him। पर फ्रांस कहता है कि उसको आज पूरा करेज था कि अपना सारे लेसन्स को बहुत अच्छे से वो सुनेगा। राइटिंग के बाद उनका एक लेसन हुआ हिस्ट्री में, उस फिर वहाँ पे जो जितने भी चिल्ड्रंस थे उन्होंने अपने लेसन स्पीक करने शुरू करे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे ओल्ड हॉजर, रूम के पीछे मीन्स क्लास में बैक बेंचेस पर जो ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे और दोनों हाथों में अपना प्राइमर जो वो साथ लेकर आया था हॉजर वो ले रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, बच्चों के साथ उन्होंने भी लेटर्स को स्पेल करा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। How well I remember it, the last lesson। वो कहते हैं कि जब वो वर्ड्स बोल रहे थे, मीन स्पीक कर रहे थे, तो वो भी रो रहे थे और उनकी वॉइस में बहुत ज़्यादा इमोशन था। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। उनको बोलना देखते हुए बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, तो सबको हंसने का मन भी कर रहा था और रोने का मन भी कर रहा था। हंसने का मीन्स उनकी फ़नी कैरेक्टर को देखकर जो उनकी वॉइस इतनी फ़नी थी, और रोने का मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, वो बहुत ज़्यादा सैड थे, सब अपसेट थे। हाउ वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन। वो कहता है ये लास्ट लेसन मेरे को बहुत अच्छे से रिमेंबर रहेगा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजल्स, और एकदम फिर उसके बाद चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बजे, मीन्स चर्च की क्लॉक पे 12 हुए, 12 टाइम हुआ। देन द एंजल्स, एंजल्स होती है प्रेयर एट द रिंग ऑफ द बेल। चर्च में बेल के रिंग होने पर एक प्रेयर होती है एंजल्स। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। उसी समय जो
प्रशियंस के ट्रम्पेट से उनकी आर्मी से थी सोल्जर्स की जो आर्मी थी वो मार्चिंग से वापस रिटर्न कर रही थी. साउंडेड अंडर अवर विंडोज़ के बाहर उनकी वॉइस आ रही थी. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. टाइम हो गया था. एम हैमल खड़े हुए अपनी चेयर पर बहुत ज़्यादा अपसेट थे. और फ्रांस कहता है कि उसने आज से पहले एम हैमल को इतना लंबा इतना टॉल कभी नहीं देखा. माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. मीन्स वो कुछ कहना चाहते थे पर अचानक से रुक गए. वो कुछ कहना चाह रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए, चौक का पीस लिया और पूरी माइंड से मीन्स अपनी पूरी एनर्जी से उन्होंने उस पर बोर्ड पर लिखा. ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. जितना बड़ा वो लिख सकते थे. वाइवा ला फ्रांस. इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. फिर वो रुके और वॉल की तरफ जाने लगे मीन्स बाहर जाने लगे. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. और बिना कुछ बोले वो क्लास से बाहर चले गए. सिर्फ एक हैंड्स का जेस्चर दिया मीन्स हैंड्स को वेव करा कि एक इशारा करते हुए कहा कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल ओवर हो चुका है, आप लोग अपने घर जा सकते हो. सो दिस वॉज द चैप्टर कंप्लीट. सो दिस वॉज द लेसन, द लास्ट लेसन.